सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन इन्हें किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा चिकित्सा। तो यहां बात कर रहे हैं हम नोबेल पुरस्कार 2023 की। और आज देख लो, नोबेल प्राइजेस शुरू हो चुके हैं दिए जाना, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि फिजियोलॉजी आप बोल सकते हो। और चिकित्सा के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को चुना गया है जिनके नाम है कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन। और ये सम्मान उन्हें उनके न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। mRNA मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो दो वैज्ञानिक है ये कहाँ से हैं, किस देश के हैं? तो ये जो कैटलिन कारिको है ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक है और ड्रू वीसमैन ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। आप जानते हो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कितनी फील्ड में? 6 सेक्टर में दिए जाते हैं और आज से देना शुरू हो चुका है। मतलब आप देखो, इस तरह के हम 6 प्रश्न पढ़ेंगे, मानते हो? आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो जैसे मेडिसिन का हो गया। अब जब भी जैसे आगे और दिया जाएगा फिजिक्स का, लिटरेचर का, शांति का, तब हम ये प्रश्न पढ़ेंगे। तो मतलब 6 बार हम इस प्रश्न को टच करने वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि नोबेल से जितनी भी आपकी बेसिक प्रश्न बनते हैं ना, वो मैं आपको हर प्रश्न में रिवाइज कराऊंगा, ताकि एंड तक जाते जाते आपको ये सारे तो याद ही हो जाएं कम से कम। जिस तरह से याद है एशियन गेम्स वाले प्रश्न, जब भी गोल्ड जीतता है वो बेसिक प्रश्न में आपको जो बेसिक क्वेश्चन है वो बार बार रिवाइज कराता हूं। तो अब तो वो आपको रट चुके हैं बुरी तरह से। तो वही चीज हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में। और डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। 1901 में कितने क्षेत्रों में? 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। लेकिन याद रखना, शुरुआत में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार ये 1968 में स्थापित किया गया था और पहली बार 1969 में दिया गया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नोबेल प्राइज है जो स्वीडन में नहीं दिया जाता बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है? बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। तो आंसर होगा शांति का, पीस का। ये भी याद रखना। अच्छा, भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था या पहले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला था साहित्य का, गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय कौन थे ये पुरस्कार पाने वाले? तो अभिजीत बनर्जी थे। 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है ये पुरस्कार पाने वाली? तो मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में मिला था उन्हें शांति का। और उम्र दराज व्यक्ति कौन है? तो ये नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये करंट अफेयर्स में अभी हमने पढ़ा था इनका नाम है जॉन बी गुडएनफ। 97 ईयर की उम्र में इनको मिला था। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट बताया? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। और जितने भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे 6 क्षेत्रों में, अभी तो घोषणा की जा रही है, लेकिन मिलेगा कभी नहीं ये। इन्हें मिलेगा ये 10 दिसंबर को, जिस दिन क्या होता है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स रहेंगे जो बार बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा जब भी नोबेल पुरस्कार वाला प्रश्न आएगा। और जब सारे 6 सेक्टर में हम नोबेल पुरस्कार पढ़ लेंगे तो इनको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से लास्ट टाइम बताई थी उससे पहले भी मैंने आपको बताई थी। और याद होगा पिछली बार पूरे यूट्यूब में सबसे पहले ट्रिकी वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था अपने क्रैक एग्जाम चैनल पे। हाँ, वो बात अलग है, उसमें उतने व्यूज नहीं आए, क्योंकि व्यूज तो हमारे वैसे भी नहीं आते हैं। यही हमारे साथ एक दुख का सबसे बड़ा कारण है। कितनी मेहनत कर लो, कितना अच्छा कर लो, लेकिन हमारी गाड़ी चलती नहीं है। तो मैं आज आप लोगों से चाहूंगा कि आप दिल खोल के अपने दोस्तों के साथ में आप वीडियो को शेयर करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी राजस्थान में जो RAS का एग्जाम हुआ, अभी एक आध दिन पहले हुआ RS प्री का एग्जाम, उसमें जितने भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न आए, कम से कम 18-19 प्रश्न आए थे, वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। साथ में ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये प्रश्न देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इस डेट को पढ़ा था, ताकि अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सको। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रश्न हमारे यहां से आए, कुछ एक आध प्रश्न है जो नहीं भी आए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो छुपा लूंगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में ये चीज तो क्लियर रहे कि हाँ देखो इस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन एक आध प्रश्न को छोड़ के सारे प्रश्न आपको अपने क्रैक एग्जाम से मिलेंगे। और वो चीज बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ये किस डेट को मैंने आपको बताया था। मैं आज ही आपको बता देता, लेकिन आज मुझे दिन भर हॉस्पिटल में बिताना पड़ा तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन कल मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए
आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मुझे भी लगे कि यार कैसे भी करके वीडियो कल तो बनाना ही है, बोल दिया तो चाहे कहीं से भी टाइम निकालो। क्योंकि मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग शेयर करते हो फिर भी हमारे व्यूज क्यों नहीं बढ़ते हैं। अगर चाहो तो एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ, आप करंट अफेयर्स के अलावा किसी और चैनल पे कोई और सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, तो उनके चैनल पे आप एक बार कमेंट करके लिख सकते हो कि एक बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ के देखें, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें, या अपना एक्सपीरियंस जो भी होता है वो आप अपने हिसाब से लिख दें। एक मैंने आइडिया दिया, अगर कोई हेल्प करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से कहते हैं कि हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है या स्टडी ग्रुप्स नहीं है, तो उनको ये जस्ट एक आइडिया था। चलो अभी बढ़, फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है। अभी 19वें एशियाई खेलों में अविनाश साबले ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होता है, इसमें दौड़ करनी होती है, बीच बीच में ऑब्स्टिकल रख देंगे, रुकावट रख देंगे, उसको छलांग लगाना है, थोड़ा सा पानी का गड्ढा आ जाएगा, उसको छलांग लगाना है, तो इसे कहते हैं स्टीपल चेज। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम एशियन गेम्स से रिलेटेड बेसिक प्रश्न रिवाइज करते हैं। एशियन गेम्स 2023, इस बार इसका 19वां संस्करण है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। कौन होस्ट कर रहा है? चाइना के हांगझाऊ में। इसमें भारतीय टीम जो गई है उसको स्पॉन्सर कर रहा है अमूल, और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी टीम के कप्तान है, और लवलीना बोर्गोहेन जो कि एक बॉक्सर है। तो अब प्रश्न की तरफ आते हैं। तो अभी एशियाई खेलों में 8वें दिन भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। तीनों में आपको बताता हूं। एक तो हमने देखा अविनाश साबले, इन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता। दूसरे हैं तजिंदर पाल सिंह, इन्होंने शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। और तीसरा गोल्ड शूटिंग ट्रैप टीम ने जीता है। टीम है मतलब कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर है, 3 खिलाड़ी हैं, जिनके नाम है जोरावर सिंह, किनान डेरियस चेनाई और पृथ्वीराज टोंडिमन। अच्छा, इसके अलावा एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, अदिति अशोक का नाम। वैसे आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ये भारतीय गोल्फर है, इन्होंने इस बार इसमें सिल्वर जीता। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सिल्वर वाला, क्योंकि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला गोल्फर है। मतलब गोल्फ में अभी तक हमारे पास एक मेडल भी नहीं आया जब से एशियन गेम्स से स्टार्ट हुए, इसलिए इनका नाम मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे पास टोटल अभी तक गोल्ड कितने हो गए? 13 गोल्ड हो गए। 13 गोल्ड एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, पहला गोल्ड शूटिंग में आया था 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में। दूसरा महिला क्रिकेट टीम लेकर के आई थी श्रीलंका को हरा करके। तीसरा घुड़सवारी में आया, फिर सारे शूटिंग में आए लगभग, जैसे कि 5th कॉर लेकर के आए 50 मीटर राइफल इवेंट में। शूटिंग में ही महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम लेकर के आई गोल्ड। शूटिंग में ही पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम गोल्ड लेकर के आई। शूटिंग में ही पलक गुलिया 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड लाई। शूटिंग में ही पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम गोल्ड लेकर के आई। और टेनिस में हमारे पास गोल्ड आया, कौन लेकर के आए? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। उसके अलावा स्क्वैश टीम भी हमारे लिए गोल्ड लेकर के आई। एशियन गेम्स के इतिहास की बात करें तो पहला एशियन गेम्स 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, लास्ट टाइम 2018 में होता है इंडोनेशिया में। अभी 2022 वाला 2023 में हो रहा है चाइना में, और अगली बार 2026 वाला होगा जापान में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, गुड़ दूड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है? तो आंसर होगा 28%। तो वैसे तो ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा की गई थी या ये फैसला लिया गया था, पर अभी ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया गया। मतलब अगर आप ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी या घुड़दौड़ या फिर लॉटरी से कोई पैसा जीतते हो तो उस पर आपको 28% जीएसटी देना होगा। अभी अगस्त में, अगस्त में जीएसटी की जो 51वीं बैठक हुई थी वहीं पे ये फैसला लिया गया था। अब यहाँ पे जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे देखो, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो पहला प्रश्न बनता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, ये फ्रांस था, लागू किया था 1954 में। बताओ फिर वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, 120वां। तो याद रखना, जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगला प्रश्न है, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य बना था कौन सा? असम। और सबसे आखिरी राज्य बना था जम्मू कश्मीर। अभी तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन जब ये स्टेट था तब इसने पारित किया था, तब इसको स्टेट ही बोलते थे। अगला है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आंसर होगा कनाडा। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को।
और बताओ भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर आपका आंसर होगा असीम दास गुप्ता। और अगर पूछे कि जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती है, यानी कि टैक्स स्लैब की बात हो रही है, तो 5 प्रकार की होती है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जो जीएसटी पंजीकरण नंबर होता है ना, उसमें कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। लेकिन आधार कार्ड में अगर यही प्रश्न पूछे तो उसमें 12 संख्या होती है, 12 अंक होते हैं। वैसे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होती है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, करंट अफेयर्स का है ये प्रश्न और जीएसटी से संबंधित है, कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पे? गोवा की कैपिटल पणजी में। और उस संग्रहालय का नाम भी रखा था धरोहर। तो जीएसटी से संबंधित ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए, कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनको आपको याद रखना है बस। और मैंने हिंदी में भी लिख के दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी लिख के दिया है। तो बस सेशन पसंद आए, मेहनत अगर अच्छी लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मैंने तरीका भी बता दिया आपको शेयर करने का। अब मुझे अपना समझते हो तो एक बार जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो आंसर होगा 106वां। अच्छा, आपको याद होगा अभी सितंबर की बात है, हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने नई संसद भवन के लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल पेश किया था, जो एक महिला आरक्षण बिल था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। जिसका उद्देश्य क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि उनको 33% आरक्षण देना। फिर हमने देखा ये लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया, वहां पे ये पास हो गया, और जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया तो वहां से भी उन्होंने इसको साइन करके पास कर दिया। और उनके साइन करने के बाद ये जो बिल था, ये जो विधेयक था, ये कानून बन गया, एक्ट बन गया। कब? 29 सितंबर 2023 को। और इस प्रकार ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। अब आपके मन में अगर आए कि ये लागू कब से होगा, तो याद रखना ये 2024 में जो इलेक्शन है यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। एक्चुअली में परिसीमन के बाद ये लागू होगा। और परिसीमन कब होगा? जब जनगणना होगी, क्योंकि जनगणना होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोकसभा में इतनी सीटें बढ़ेगी, तो जो सीटें बढ़ेगी वही परिसीमन है। अगर किसी को नहीं पता तो हल्का सा मैंने समझा दिया। तो उसके बाद आप मान सकते हो 2026 के आसपास ये परिसीमन होगा, तो अगले वाले जो इलेक्शन होंगे तब से ये लागू होगा। और अगर पूछे कितने समय के लिए ये लागू होगा, तो 15 साल के लिए। फिर हाँ, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो हर बार किया जाता है। लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, वो सिंपल सा पूछेगा कितने सालों के लिए इसे लागू किया जाएगा या लागू रहेगा 15 सालों के लिए। करंट अफेयर्स के हिसाब से आप चीज़ें याद रखें। तो अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ कि भारत किस स्थान पर पहली बार PATA पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो पाटा ट्रेवल मार्ट 2023, यहाँ पे पाटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये पर्यटन क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है। ये पहली बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक? 4 से लेकर 6 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ पे? भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। अच्छा, यहाँ पे आज इसी तरह से मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिनमें भारत न्यूज में रहा। जैसे कि सबसे पहली बात तो आपको पता है, भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया भारत को। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने। वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी होस्ट किया भारत ने। और अभी ICC मेंस वर्ल्ड कप को भी होस्ट कर रहा है भारत। और अगले साल याद रखना क्वाड समिट को होस्ट करेगा भारत। अभी वैसे मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भारत में ही होगा, 71 नंबर का, जम्मू कश्मीर में होगा दिसंबर में। उसके अलावा आपको याद है अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा भारत। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। और संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इसके अध्यक्ष बनाई गई थी रुचिरा कंबोज, जो कौन है? यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। भारत ये आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश बना। उसके अलावा अभी खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भी हुआ भारत में।
और भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। और याद रखना, भारत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भी 13वां देश बना था। तो इन सब कारण से इस साल भारत न्यूज में था। ये 2023 के ही प्रश्न बता रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर। नाइपर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और अभी इसके स्थायी भवन का उद्घाटन किया अमित शाह जी ने, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। कहाँ पे किया? गांधीनगर, गुजरात में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्राकृतिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा अहमदाबाद, जबकि पहला शहर सूरत बना था। और WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की थी? जामनगर, गुजरात में। आपको याद है C-295 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि एक परिवहन विमान है, ये हम किस देश से ले रहे हैं? स्पेन से। कितने? 56। लेकिन उसमें से 16 तो स्पेन से आएंगे और 40 यहाँ पे भारत में बनेंगे। कहाँ पे? वडोदरा में। और इसके लिए अभी 2 कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, टाटा और एयरबस के बीच में। वडोदरा, गुजरात में बनाए जाएंगे ये। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक। अनुवादक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे आप एक देश से दूसरे देश में घूमने जा रहे हो, वहां पे आपका आना जाना लगा रहता है, व्यापार करना हो, तो ये नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि न तो हम उनकी बात समझ पाएंगे, न वो विदेशी हमारी बात समझ पाएंगे। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अनुवाद पेशे, ये जो प्रोफेशन होता है, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और याद रखना कब? 30 सितंबर को। ये सितंबर का एक डे हमारा रह गया था, इसलिए मैंने आपको कवर करा दिया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी अक्टूबर में हमने कौन कौन से डे मनाए। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई? तो आंसर होगा नेपाल। अभी एशियन गेम्स में ही हुआ ये सब। इसमें पुरुषों के क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में हुआ ये। नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन बना दिए और इस तरह से T20 इंटरनेशनल में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली ये दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई। अच्छा, आप जानना नहीं चाहोगे किसके खिलाफ इन्होंने ये काम किया? भैया सामने कौन था ऐसा महान? तो मंगोलिया थी, मंगोलिया की टीम। शायद आज ही आपको पता चला होगा और मुझे भी कि मंगोलिया की क्रिकेट टीम भी है। वो तो शुक्र मनाओ, मंगोलिया के सामने नेपाल था, इसलिए 300 का आंकड़ा पार किया। भारत की टीम होती तो 700-800 तो आराम से पार कर देती। तो इसी तरह से कुछ और भी रिकॉर्ड बना लिए नेपाल ने, अपने नाम कर लिए। इसका फायदा उठा लिया इस मौके का। जैसे कि नेपाल के दीपेंद्र सिंह 10 बॉल में 50 रन बनाए। इस तरह से फास्टेस्ट 50 बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। और नेपाल के कुशाल कल्ला, इन्होंने 34 बॉल्स में सेंचुरी बना दी और फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड इनके नाम आ गया। अच्छा, क्रिकेट की बात चल रही है तो अभी इस एशियन गेम्स में आपको ये तो बताए, जो महिलाओं का जो क्रिकेट मैच था उसको भारत ने जीत लिया। और क्रिकेट से संबंधित 4 ट्रॉफी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो इस बार हुई है और किस किस ने जीती है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि देवधर ट्रॉफी, इसको भी साउथ जोन ने जीतिया, ईस्ट जोन को हरा के। दलीप ट्रॉफी, इसको भी साउथ जोन ने जीता, वेस्ट जोन को हरा के। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता, बंगाल को हरा के। और 59 नंबर की ईरानी ट्रॉफी, इसको शेष भारत ने जीता, मध्य प्रदेश को हरा करके। यहाँ पे ये तो याद रखना है किसने जीता, कौन हारा। और ये भी याद रखना, कई बार ये भी प्रश्न आ जाएगा ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है। फुटबॉल ऑप्शन में दे देगा, कुछ और दे देगा, तो क्रिकेट से है। बाकी ये जो संतोष ट्रॉफी है और ये जो डूरंड कप है, इसका संबंध फुटबॉल से है। तो ये भी देख लो, संतोष ट्रॉफी को अभी कर्नाटक ने जीता, मेघालय को हरा के। और अभी 132वां डूरंड कप जो कि अभी कलकत्ता में हुआ था, उसको मोहन बागान ने जीता, ईस्ट बंगाल को हरा के। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नितिन गुप्ता है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देखो, प्रत्यक्ष कर के लिए सीबीडीटी होता है और अप्रत्यक्ष कर के लिए मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए
CBIC होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसके याद होगा अभी नए अध्यक्ष बने थे कुछ समय पहले, जिनका नाम संजय कुमार अग्रवाल है। तो ये प्रश्न भी एक हो गया, इसको भी ध्यान रखना। और जीएसटी मैंने आपको बताया, जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहली बार आयकर लागू किसके द्वारा किया गया था, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा। कब? 24 जुलाई 1860 में। ये प्रश्न भी ध्यान रख लेना। बाकी जानते हो भी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे KN शांत कुमार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद और UIDAI के CEO बने अमित अग्रवाल। तो ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा डॉक्टर दिनेश दास। तो अभी डॉक्टर दिनेश दास इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्हें शपथ किसने दिलाई? UPSC के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी ने। तो संघ लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को, ये एक संवैधानिक निकाय है और संविधान में इसका वर्णन आपको मिलेगा भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको? और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि इस बहाने मुझे ये भी पता लग जाए कि आप में से कौन कौन है जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। क्योंकि नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा मिलता है। क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं ना तो एक जिम्मेदारी भी आती है और अच्छा भी लगता है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था कहाँ पर आयोजित उमलिंगला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ा? तो आंसर होगा लद्दाख। फिर पूछा किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीता? मोहम्मडन SC। फिर पूछा अभी PET 46 क्या है? एंजाइम है जो प्लास्टिक खाता है। फिर है विश्व आवास दिवस कब मनाया? 2 अक्टूबर को। और 19वीं एशियन गेम्स में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा। और नूर 3 को लॉन्च किया, ये किसका है? ईरान का है। और नूरी पूछे तो साउथ कोरिया। ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार को किसने शुरू करने की घोषणा की? एडाई ने। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किससे संबंधित है? आकांक्षी ब्लॉकों से। और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सहयात्री। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में भी, या आप कहीं दूसरे चैनल पे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहां पे भी कर देना एक बार। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दिया, वहां जाकर के टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल फ्री है। PDF भी फ्री है। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।